नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वक्त है न्यूज मेकर का। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया है। 3 नए चेहरे राज्य में सबसे बड़ी कुर्सी पर। भजनलाल शर्मा तो पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। आखिर क्या है इसके पीछे मोदी का प्लान? आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान को फिर कुर्सी नहीं मिली? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह क्यों दावेदार नहीं बन पाए? आखिर 2024 में मोदी की जीत का फॉर्मूला क्या हो गया है? आखिर क्या है मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक फैसले की इनसाइड स्टोरी? पीएम मोदी है इस बार के न्यूज मेकर। दो 2023 का सबसे बड़ा सरप्राइज। दो 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला। दो 2023 का सीक्रेट फॉर्मूला। जिताएगा 2024 का महामुकाबला। चुनाव राजनीति के सबसे बड़े रियलिटी शो होते हैं। किसी को नहीं मालूम होता कि आखिरी लम्हे तक क्या होने वाला है, लेकिन नतीजे आए और एक चेहरे के आगे सारे फॉर्मूले फेल हो गए। और नतीजों के बाद के फैसलों ने तो राजनीति का खेल पूरी तरह ही पलट कर रख दिया। बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े पार्टी नेता भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल माने जाने वाले विधानसभा चुनावों में आखिर ऐसे नतीजे कैसे आए, और नतीजों के बाद आखिर सीएम पद की कुर्सी पर किसे बैठाया जाएगा। और जब सीएम चेहरों के नाम सामने आए तो सारे अनुमान, सारे दावे, सारे गुणा भाग धरे के धरे रह गए। तीनों नए सीएम बनाने के पीछे हैं 3 राज्यों के 3 फॉर्मूले, और इन 3 फॉर्मूलों में है 2024 के लोकसभा चुनावों के बड़े प्लान का एक बड़ा हिस्सा। जो कुछ भी अभी हुआ है ये 2024 के फार्मूले की कड़ी एक है। तो अब उन्होंने एक कड़ी के तौर पर फार्मूला बनाया और फार्मूला में हाइड्रोजन कितना मिलाना है, ऑक्सीजन कितना मिलाना है, उन्होंने तय कर लिया। अब आगे अगर कोई केमिकल लोचा दूसरा आदमी या दूसरी पार्टी करने की कोशिश की तो फिर फार्मूला बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है उनको। और ऐसा हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव ना तो एक दिन में लड़े जाते हैं और ना ही जीते जा सकते हैं। भारत जैसे विविधता भरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति में मोदी अगर सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं तो इसकी वजह है, और वो है जनता की नब्ज पर हाथ। और चुनाव की रणनीति के लिए पूरा होमवर्क। प्रधानमंत्री मोदी के विधानसभा चुनाव और उनके बाद के फैसलों से अगर राजनीतिक अर्थ निकाले तो इस बात की झलक तो मिलती है कि उन्होंने तीसरे टर्म के लिए राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और इस बार उसकी झलक मिली है 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरों से। जहां सब कयास लगा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले बीजेपी कद्दावर नेता को फिर कमान सौंप सकती है, मोदी ने बिल्कुल नए मुख्यमंत्री चुनने का फैसला लिया। भले ही बाकी सबको इन चेहरों पर हैरानी हुई हो, लेकिन पीएम मोदी
काफी पहले इशारा कर चुके थे कि अब वो अपनी टीम नए सिरे से बनाने वाले हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे, आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है। सभी को सबको सही जगह देते हुए हमारे यहाँ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी भी जगह अपनी वहीं पे होती है और सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये आंतरिक लोकतंत्र का इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है। पार्टी के हर कार्यकर्ता में इस समय जोश भरा हुआ है, मेहनत करने की ललक लगी हुई है और हम नरेंद्र मोदी जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सैल्यूट करते हैं। जरा एक बार उन चेहरों को देख लें जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो नजर आएगा कि मोदी की टीम में अब जातिगत समीकरण बैठाने की भी पूरी तैयारी है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी को हैरान करते हुए कांग्रेस को हरा दिया। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि एक बार फिर कमान 15 साल सीएम रह चुके रमन सिंह को मिलेगी। पुराना चेहरा, अनुभवी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ में बड़ा कद, ये सारे फैक्टर रमन सिंह के पक्ष में इशारा कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, जो आदिवासी बैकग्राउंड के हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 32% आबादी आदिवासी है। राज्य की 29 सीटें इन्हीं इलाकों से आती हैं। बीजेपी ने उन 29 में से 17 जीतकर ट्राइबल वोट में बड़ी सेंध मार ली। आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए। तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासियों में पहुंच बढ़ाना सिर्फ छत्तीसगढ़ रैलियों में नहीं हुआ था, बल्कि 30 अक्टूबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राजस्थान के बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु का जिक्र हो या बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान हो। ट्राइबल वोट तक पहुंचने की कोशिश बेहद सधी रही, क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल जैसे हिंदी भाषी इलाकों में ट्राइबल वोट बेहद अहम रहता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ट्राइबल वोट बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही आरक्षित हैं और सभी विधानसभाओं में कुल मिलाकर 404 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इतना ही नहीं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ट्राइबल पृष्ठभूमि से ही आती हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को सीएम बनाकर पीएम मोदी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी। मध्य प्रदेश में चेहरा बदलना बेहद चौंकाने वाला फैसला रहा। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री थे। पार्टी ने उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा और इशारा मिलने लगा था कि शिवराज को किनारे किया जा सकता है। लेकिन चुनाव नतीजों में बम्पर जीत का सेहरा किसके सर बनता, जबकि चुनाव प्रचार में ही लगने लगा था कि बीजेपी के पास चेहरा सिर्फ एक है, मोदी। कांग्रेस इस फैक्टर को जैसे हिसाब में ही नहीं ले पाई और क्षेत्रीय नेताओं को ही काटने में लगी रही। जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से डाउन काम करती है, कांग्रेस में यह है कि जब लोग फेडअप हो जाएंगे बीजेपी से तो उनको वोट दे देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये है कि जिस तरह से पार्टी में डिसिप्लिन नहीं रहा और वो अटेम्प्ट नहीं रहा डिसिप्लिन इम्पोज करने का। इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को मीटिंग है, उसमें पूरी एकजुटता के साथ विपक्ष जो है उस चुनाव की तैयारियां करेगा और संयुक्त विपक्ष जो है सामने खड़ा होगा और निश्चित रूप से जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव देश की जनता पे जाएगा। एमपी में पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान जैसे 18 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके कद्दावर नेता को भी हटा दिया और प्रदेश को दिया बिल्कुल नया चेहरा, मोहन यादव। ये नाम आते ही सियासी बिसात पर मोदी की अगली सियासी चाल की झलक भी दिख गई, क्योंकि
यादव ओबीसी समूह में सबसे प्रभावशाली जाति मानी जाती है। ओबीसी बीजेपी की बड़ी ताकत रहे हैं, लेकिन अब तक यादव पार्टी से दूर ही रहे हैं। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद निशाना सिर्फ मध्य प्रदेश के ओबीसी नहीं, बल्कि यूपी और बिहार जैसे राज्य भी हैं, जहां यादव प्रभावशाली जातियों में माने जाते हैं। बिहार में नीतीश सरकार की जातिगत गणना में सामने आया था कि राज्य में यादव 14% से ज्यादा है। मोहन यादव के शपथ ग्रहण का असर नीतीश की राजनीति पर भी पड़ेगा और अखिलेश के किले पर भी। मध्य प्रदेश में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना न करना पड़े, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ पार्टी को जातिगत समीकरण भी साधना था। वहीं मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश की राजनीति का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा गया कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ना हो, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को भी सीएम नहीं बनाया गया। साथ ही राज्य में पार्टी को जातिगत समीकरण भी बैठाना था, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से लगती है और यहाँ की राजनीति का असर यूपी पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा प्रदेश में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देवड़ा दलित हैं और शुक्ला ब्राह्मण। सीधा संदेश है कि दलित को साधने के लिए मोदी सवर्णों को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री से विधायकी का चुनाव लड़ने गए नरेंद्र सिंह तोमर राजपूत हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर सवर्णों का प्रतिनिधित्व भी संतुलित करने की कोशिश की है, ताकि लोकल लीडर्स का असंतोष काबू में किया जा सके। भाजपा है, ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में असंतुष्ट होते हैं तो अपना अलग रास्ता निकालते रहते हैं और जब देखो तब वो बीच में आकर के कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में असंतोष बहुत ज़्यादा पनपने नहीं पाता है। तो जब मूल धारा, समुद्र की धारा जब बहुत बड़ी हो तो छोटी मोटी नदियाँ निकलने की कोशिश करती हैं, कुछ दिन बाद वो सूख जाती हैं और नहीं सूखती तो उन्हें रास्ता नहीं मिलता। फिर लौट करके एक धारा, एक समय ऐसा आता है कि वो नदी जो है पलट करके पीछे आ जाती है और फिर मेन धारा में मिल जाती है। इसके उलट कांग्रेस चुनाव से पहले ही इसी असंतोष के शिकार नजर आई, जहां बीजेपी ने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया था। कांग्रेस तीनों राज्य सीएम चेहरे के साथ लड़ रही थी। ये दोनों पार्टियों की रणनीति के बिल्कुल उलट था और बाजी यहां भी पीएम मोदी के चेहरे के नाम रही। भारत माता की, भारत माता की। एमपी में तो एंटी इनकम्बेंसी से डर रही पार्टी ने अपनी सीटें और बढ़ा ली और हार के बाद कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच तनातनी की खबरें भी आईं। एक बड़ी लड़ाई राजस्थान में मोदी और गहलोत के बीच में जारी थी और बीजेपी के पास में कई बड़े नाम भी थे, कई दिग्गज नाम थे, लेकिन किसी को भी चेहरा नहीं बनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव जीतने के बाद में जातिगत राजनीति को किस तरीके से संतुलित किया जाए, ये भी एक चुनौती थी। और एक सबसे बड़ा नाम जो बीजेपी के पास में जो महिला नेता के रूप में मौजूद था वो था वसुंधरा राजे सिंधिया का। लेकिन बीजेपी की एक तलाश थी कि एक महिला नेता की तलाश जो है जारी की जाए और उसके बाद में बीजेपी को सबसे बड़ा नाम मिला राजकुमारी दिया के तौर पर। राजस्थान में मोदी मैजिक से दो चमत्कार नजर आए। राज्य में कांग्रेस ने अपना वोट बैंक भले ही नहीं खोया, लेकिन छोटी पार्टियों के वोट बटोरकर बीजेपी उससे आगे निकल गई। यहां भी चेहरा सिर्फ एक था, मोदी। और जब मोदी और गहलोत की तुलना हुई तो वोटरों ने मोदी को तरजीह दी। इसी के साथ दूसरा हैरान करने वाला फैसला आया सीएम के नाम पर। जब पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने का ऐलान किया गया। न राजपूत, न मीणा, न जाट, न गुर्जर, सिर्फ 7% ब्राह्मण जनसंख्या वाले राज्य की कमान
भजनलाल शर्मा को देने के साथ ही राजकुमारी दिया कुमारी और प्रेम भैरवा को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यहाँ तक तीनों राज्यों में चेहरा ना रखने का फैसला प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके थे, और पहले का मतलब ऐसा नहीं था, वो लगभग उन्होंने 2, 2.5, 3 महीने पहले किया हुए थे। लेकिन बीच में एक वक्त हालातों के चलते ऐसा आया था कि उन्होंने उन चेहरों को जो होड़ में थे, रेस में थे, उनको अपने साथ बैठाया, अपने साथ लगाया काम पे, और फिर जब पूरी अपनी रणनीति उनको सफल होती दिखी, वो अपने हिसाब से उन्होंने नतीजों के बाद में चयन किया। इसके पीछे का गणित समझिए। भले ही राजस्थान में ब्राह्मण 7% हो, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा और यूपी में इनकी संख्या ज्यादा है। यूपी में करीब 10% और हरियाणा में करीब 12% ब्राह्मण हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण जनसंख्या करीब 5% है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें 145 हैं, जिनमें से 114 जनरल कैटेगरी से आती हैं। ब्राह्मण और राजपूत जैसी जातियां इन सीटों पर बेहद अहम माने जाते हैं। राजकुमारी दिया कुमारी महिला और राजपूत दोनों वोटरों को साध सकती हैं। साथ ही माना जा रहा है कि राज्य में वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति की काट भी मिल गई है। इन सभी समीकरणों से ये तो साफ है कि मोदी जातिगत राजनीति, महिला और एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से मैनेज करना चाहते हैं। नए चेहरों के सामने जनता का असंतोष कम हो जाता है। पार्टी गुजरात और दिल्ली में इस तरह के प्रयोग सफलता से कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश करती ही नजर आ रही है। उसकी जातिगत राजनीति को मोदी काफी हद तक हैक कर चुके हैं। साथ ही पार्टी के पास कोई सर्वमान्य नेता भी नजर नहीं आ रहा। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो मेरे ख्याल में इस समय स्ट्रैटेजी है, ना उनके पास एक कोई गेम प्लान है आगे बढ़ने का, ना कोई पैशन है कि हमें एक मंत्रा है कि हमें मोदी को हटाना है। और मोदी को कैसे हटाना है, मोदी के सामने कौन विकल्प लाना है, कैसे उसको काउंटर करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। मोदी का चेहरा, महिला वोटर और जातिगत समीकरण। मोदी के इन 3 फॉर्मूलों के सामने फिलहाल विपक्ष के पास ना कोई मजबूत ढाल है और ना कोई मारक हथियार। और ये तीनों ही फैक्टर हिंदी पट्टी को बीजेपी के लिए अभेद्य दुर्ग बनाते नजर आ रहे हैं। इसी हिंदी पट्टी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और विपक्ष के पास चुनौती सिर्फ अपना किला बचाने की नहीं, बल्कि बीजेपी के वोटरों में सेंध लगाने की भी है। लेकिन फिलहाल मोदी का चेहरा इन सारे फैक्टर से बड़ा साबित हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें उत्तर प्रदेश है। बाकी तो हमने देखा, अभी ट्रेलर देखा ना 3 स्टेट्स का, राजस्थान। वैसे तो देखिए असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं। आपको याद होगा 2018 में कांग्रेस जो है वो जीती थी, राजस्थान जीती, मध्य प्रदेश जीती, छत्तीसगढ़ जीती, और उसके बाद क्या हुआ, वो सारी की सारी लोकसभा सीटें हार गई, क्योंकि मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा निकल के आया। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे ख्याल में जब तक आप यूपी में डेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी रही, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा काम हुआ, आपके सबसे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए। बीजेपी ने राजस्थान जैसे अहम राज्य को जीतने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया, वो कांग्रेस को भी हैरान कर गया। बीजेपी ने कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने के बजाय स्विंग वोटर्स, यानी वो वोटर जो ना बीजेपी के थे न कांग्रेस के, उन्हें अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल कर ली। और यही वोटर 2024 की चाबी हैं। नरेंद्र मोदी इन सब के इस समय एक होता है ना कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन के व्यक्ति खड़ा है, जिसके अंदर संगठन भी है, सारे संगठन की विचारधारा भी है, जिसके अंदर व्यवहार भी है, काम भी है, सामाजिक न्याय भी, हिंदुत्व की भी है, नेशनलिटी भी है, और साथ ही साथ विपक्ष को और दुनिया के जो विरोधी देश हैं उनको जवाब देने का मादा भी है। एक भारत का माइंडसेट चेंज हुआ है, एक सामूहिक मनोविज्ञान इस समय है
जो नरेंद्र मोदी को देखता है कि ये आदमी है, हमारे लिए अच्छा हो या बुरा, इस समय हमारे विचार के साथ हमारे देश के लिए यही अच्छा है, और उसके साथ लोग मतदान करते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इन 3 नए मुख्यमंत्रियों के साथ ही बीजेपी में भी मोदी युग पूरी तरह छा गया है। इससे मोदी को केंद्र में रखकर ही पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी, और उसकी झलक भी साफ दिख गई है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि फिलहाल बाकी पार्टियों में भी मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। चुनाव के सिर्फ कुछ महीनों पहले ये विपक्ष के लिए खतरे की घंटी हो सकती है।